नमस्ते दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य शास्त्र के इस 11वें प्रश्न पत्र में हम काव्य के तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने काव्य तत्व की चर्चा करते हुए उसकी जो प्रस्तावना है वो देखी थी। आज के इस ताशिका में हम काव्य के जो मुख्य तत्व हैं, जिसके अंतर्गत भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, इन 4 तत्वों की हम चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हमने शब्द तत्व और अर्थ तत्व की चर्चा की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार ये जो 5 तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि है। शब्द और अर्थ तत्व की तो चर्चा हमने की है। भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व की चर्चा आज के हम ताशिका में करते हैं। तो काव्य के मुख्य जो 2 पक्ष हैं, एक अनुभूति पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष के अंतर्गत, जिसको हम भाव पक्ष भी कहते हैं, भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व का समावेश है। तो दूसरी जो अभिव्यक्ति पक्ष है, या उसको ही कला पक्ष कहा गया है, और उसके अंतर्गत शैली तत्व का समावेश किया जाता है। तो हम एक एक तत्व का उल्लेख करते हैं, उसका विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम भाव तत्व को हम देखते हैं। ये जो भाव तत्व है वो साहित्य में सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला साहित्य का वो प्राण तत्व है। इसीलिए तो कुछ विद्वानों ने उसको साहित्य की आत्मा कहा है। ये जो भाव है, भाव ही कवि की कल्पना को प्रेरणा देने का काम करता है, या भाव ही कवि की कल्पना का प्रेरणा स्रोत है। भाव के आधार पर ही कविता आकार ग्रहण करती है। भाव जितना अच्छा होगा, कविता भी उतनी ही अच्छी होती है। इसीलिए कविता का प्रभाव, उसका महत्व भाव तत्व पर ही निर्भर होता है। संस्कृत आचार्यों ने काव्य में भावों को जीवंत तत्व माना है। भाव ही काव्य को शक्ति प्रदान करता है। भाव तत्व के कारण साहित्य को शास्त्र से पृथक माना जाता है। ये जो भाव तत्व है, उसके कारण ही साहित्य को शास्त्र से पृथक माना जाता है। साहित्य की सरसता का जो आधार है वह भाव तत्व ही होता है। साहित्य में जो रस है या उसकी जो सरसता है, उसका मुख्य आधार भाव तत्व ही है। चित्त की स्थायी और अस्थायी वृत्तियों का नाम भी भाव ही है। भाव तत्व साहित्य की प्रभावात्मकता और संप्रेषणीयता का आधार होता है। भाव विचारों की अपेक्षा अधिक संप्रेषणीय होता है। इसीलिए साहित्य का विचार तत्व भी भाव तत्व द्वारा नियंत्रित होता है। भाव कविता का आधार है, कविता की शक्ति है, लेकिन काव्य को संपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए भावों में विविधता का होना भी आवश्यक है। तो इस दृष्टि से ये जो विविधता है, इस विविधता के कारण ही काव्य एकरस होने से बचता है। इतना ही नहीं, अंत तक काव्य प्रभावी बनने के लिए भी भावों में विविधता का होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से
कविता के जो भाव हैं, अर्थात ये जो कविता है भावों के आधार पर होती है। कविता की वह शक्ति तो है, लेकिन उसके साथ ही काव्य को संपूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए भावों में विविधता का होना भी आवश्यक है। इस विविधता के कारण ही काव्य एक रस हो जाता है या उसे एक रस बनाने का काम करता है। इतना ही नहीं तो उस काव्य को अंत तक प्रभावी बनाए रखने के लिए भावों की तो आवश्यकता है, लेकिन उसकी भावों की जो विविधता है उसका होना आवश्यक है। तो इस विविधता के साथ ही काव्य का उदात्त होना भी आवश्यक है। काव्य में जितने भी भाव होते हैं वह सस्ते मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। भावों का स्थायी प्रभाव होना चाहिए, इसीलिए भावों का उदात्त होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि काव्य का जो संबंध है मनुष्य जीवन के साथ, तो इस प्रकार साहित्य का और मनुष्य जीवन का, मनुष्य हृदय का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य में भावों का होना आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में सैकड़ों प्रकार के भाव होते हैं, अनगिनत भाव होते हैं, और ये जो स्थायी भाव है उन स्थायी भावों को जागृत कर वह शब्दों के माध्यम से काव्य में उसको उतारते हैं। तो इस प्रकार भावों का स्थायी जो प्रभाव है वह काव्य के अंतर्गत होना चाहिए। इसीलिए भावों का ये जो उदात्त होना आवश्यक है। इस उदात्तता के कारण ही ये जो काव्य है भव्य दिव्य बनता है। भावों में निरंतरता का जो गुण है होना चाहिए, जिसके कारण ये जो पाठक है वह साहित्य को आनंद के साथ पढ़ता है। भाव जितने मौलिक होते हैं काव्य उतना ही उत्कृष्ट और प्रभावी होता है। काव्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भावों का मौलिक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये जो भाव है साहित्य को श्रेष्ठ बनाते हैं, सजीव बनाते हैं, और इस दृष्टि से काव्य को उत्कृष्ट होने के लिए, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए भावों का मौलिक होना आवश्यक है। वैसे ये जो भावाभिव्यक्ति है चाहे कितनी ही सशक्त या सुंदर क्यों न हो, उसी आधार पर वह साहित्य नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो भावाभिव्यक्ति है चाहे कितनी भी सशक्त या सुंदर क्यों न हो, केवल इस भावाभिव्यक्ति के आधार पर हम साहित्य को साहित्य नहीं कह सकते हैं। ये जो निरी भावाभिव्यक्ति, निरंकुश भावाभिव्यक्ति साहित्य को असुंदर तथा अहितकर बना देती है। तो इस प्रकार अगर ये जो भाव है इस भावाभिव्यक्ति में या भाव में ये निरी भावाभिव्यक्ति है या भावों पर अंकुश नहीं है, निरंकुश भावाभिव्यक्ति साहित्य को सुंदर नहीं बना सकते हैं, उसको हितकर नहीं बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस प्रकार का जो निरीह भाव है या निरंकुश भावों की जो अभिव्यक्ति है, अर्थात भाव भी बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। भावों का मौलिक होना तो आवश्यक है, लेकिन अगर साहित्य में तो इस प्रकार की अगर भावाभिव्यक्ति अगर हो रही है जिसमें ये निरीह भावाभिव्यक्ति या निरंकुश भावाभिव्यक्ति है, तो साहित्य सुंदर या हितकारक नहीं बनता है। और साहित्य को हितकारक बनाने के लिए, साहित्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भावों का मौलिक होना आवश्यक है। और इस दृष्टि से भावों का मौलिक होने के लिए बुद्धि द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। स्पष्ट है कि भावों की प्रभावात्मकता तथा संक्रामकता जहाँ एक और उसकी प्रासंगिकता पर
अर्थात स्वानुभव पर निर्भर है, तो दूसरी ओर उसके बुद्धि द्वारा नियंत्रित होने पर भी वह आधारित है। तो इस प्रकार यहाँ जो भी भावों की अभिव्यक्ति हो रही है उस पर नियंत्रण होता है। भावों की प्रभावात्मकता और संक्रामकता के लिए यह प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण है, स्वानुभव महत्वपूर्ण है। स्वानुभवों के आधार पर ही, अर्थात ये क्या होता है, भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो दूसरी ओर ये जो बुद्धि है भावों पर नियंत्रण करने का काम करती है। भाव तत्व साहित्य का अभिन्न और अनिवार्य तत्व जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति साहित्य की विभिन्न विधाओं में समान रूप से नहीं है। प्रारंभ से साहित्य का प्रयोजन मात्र रसास्वादन या आनंद नहीं रहा है, इसीलिए आज भाव तत्व के साथ विचार तत्व की मात्रा पहले से अधिक बढ़ती जा सकती है। तो इस प्रकार साहित्य के अंतर्गत केवल भाव होने से काम नहीं चलेगा। भावों का जो प्रभाव है उतना अधिक नहीं पड़ता है जितना ये सभी भाव साहित्य में होने आवश्यक है। एक का संबंध दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे के साथ है। तो इस प्रकार भाव तत्व के साथ विचार तत्व की मात्रा भी अधिक बढ़ती जा रही है। तो इस दृष्टि से भावों के साथ साथ विचार भी आवश्यक है। भावों पर नियंत्रण रखने वाला जो तत्व बुद्धि तत्व है उसकी भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये जो भाव है, इन भावों पर नियंत्रण करने वाला जो तत्व है वह श्रेष्ठ और मौलिक भावों की अभिव्यक्ति कराता है, जिसके कारण साहित्य सर्वश्रेष्ठ बनता है। या साहित्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भावों का मौलिक होना आवश्यक है। जो दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है विचार तत्व या बुद्धि तत्व है, साहित्य का ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। विचार तत्व का महत्व इसी में है कि भाव कल्पना आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो। उसकी आवश्यकता क्यों है? तो भाव और कल्पना इन दोनों को ठीक प्रकार से उसका संयोजन हो रहा है या नहीं है, या शब्दों का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए इस तत्व की आवश्यकता है। औचित्य के बिना विश्वसनीयता और प्रभाव नष्ट हो जाता है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने इस तत्व को महत्वपूर्ण माना है। विचार तत्व का संबंध अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से है। बुद्धि तत्व के आधार पर ही काव्य में विचार लाए जाते हैं। बुद्धि तत्व का संबंध विचारों और तत्वों से है। प्रत्येक साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों का, विचारों का और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। बुद्धि तत्व के आधार पर काव्य में विशिष्ट विचारों का निर्माण किया जाता है। इन्हीं विचारों के आधार पर व्यक्ति मन तथा समाज मन संस्कृत किए जाते हैं। साहित्य का एक महत्वपूर्ण तत्व बुद्धि तत्व है और इस तत्व के बिना साहित्य में विश्वसनीयता और प्रभावपूर्णता नहीं होती। विचार तत्व का संबंध दोनों पक्षों के साथ है, भाव पक्ष और कला पक्ष, या उसको हम अनुभूति और अभिव्यक्ति, ये जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों से इसका संबंध है। बुद्धि तत्व के आधार पर ही काव्य में विचार लाए जाते हैं। बुद्धि तत्व का जो संबंध है वह विचारों से है, तत्वों से है, और हम देखते हैं कि साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का समावेश होता ही है।
और ये जो बुद्धि तत्व है, इस बुद्धि तत्व के आधार पर ही काव्य में विशिष्ट विचारों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं विचारों के आधार पर व्यक्ति का जो मन है या समाज का जो मन है वह संस्कारित किया जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति और समाज के मन को संस्कारित करने के लिए तो इस प्रकार के विचार तत्व या बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चित्रण उसके उचित रूप में किया जाता है। प्रमुखतया इसका जो स्वरूप है कथा संगठन, चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो इस दृष्टि से ये जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु की सूक्ष्म रेखाओं के निर्माण के लिए अर्थात घटनाओं का चयन करने के लिए, घटनाओं को संग्रहित करने के लिए उसका जो प्रभाव है वह साहित्य में उसका यथेष्ट प्रभाव पड़े और कर्म के अनुरूप उसकी फल प्राप्ति हो। इसलिए ये जो बुद्धि तत्व है उस बुद्धि तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसी तत्व के कारण भावनाओं पर अंकुश रखा जाता है। तो इस दृष्टि से इस भाव तत्व पर अंकुश रखने के लिए या अन्य जो तत्व है उन तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए विचार तत्व या बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। कथा वस्तु के अंतर्गत जिन रेखाओं का चित्रण हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, सूक्ष्म रेखाओं का निर्माण करने के लिए अर्थात ही घटनाओं का चयन करने के लिए, घटनाओं का संग्रह करने के लिए उसका यथेष्ट प्रभाव पड़ रहा है या नहीं है ये देखने के लिए, या कर्म के अनुरूप फल प्राप्ति हो रही है या नहीं है, ये सब कुछ देखने के लिए या दिखाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए बुद्धि तत्व का प्रयोग किया जाता है। और इसी तत्व के कारण भावनाओं पर अंकुश रखने का काम भी किया जाता है। बुद्धि तत्व में ऐसे विचारों की अपेक्षा की जाती है जो दार्शनिक की तरह सत्य का निर्माण करने वाला हो। तो इस प्रकार एक दार्शनिकता की तरह साहित्य में विचारों का निर्माण हो, साहित्य में सत्य का निर्माण हो, इसीलिए बुद्धि तत्व की आवश्यकता है। और इसी सत्य के कारण यह विचार काल की मर्यादा के परे होते हैं। फिर भी इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि साहित्य में विचार या विचारों का क्या महत्व है। विचारों का चित्रण उसी सीमा तक ग्राह्य माना जा सकता है जहाँ वे रचना के भाव सौंदर्य में बाधक न बने। तो इस प्रकार रचना के अंतर्गत या काव्य के या साहित्य के अंतर्गत विचारों का क्या महत्व है, विचारों का चित्रण किस प्रकार हो रहा है, किस सीमा तक उसको ग्राह्य माना जा सकता है जहाँ वे रचना के भाव सौंदर्य में बाधक न बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत भाव होते हैं, उसके साथ साथ विचार भी होते हैं और इन विचारों का किस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, कितने विचार आने चाहिए, कितने भाव आने चाहिए, विचारों का चित्रण किस प्रकार होना चाहिए, उसकी सीमा कहाँ तक ग्राह्य मानी जानी चाहिए। तो इस पर नियंत्रण करने का जो काम है इस बुद्धि तत्व का है। भावशून्य विचारों का वर्णन साहित्य को उसकी विशिष्ट उपाधि से वंचित करके दर्शन, नीतिशास्त्र या उपदेश ग्रंथ का रूप प्रदान कर देता है। जिस तरह विचार तत्व भाव तत्व को निरी भावुकता तथा निरर्थक प्रलाप होने से बचाता है, उसे आधार भूमि प्रदान कर उन्हें व्यवस्थित बनाकर अभिव्यक्तिक्षम एवं संप्रेषणीय बनाता है। उसी प्रकार भाव तत्व विचार तत्व को शुष्क बौद्धिक होने से बचाकर उन्हें सहज, ग्राह्य और प्रभावी बनाता है। तो इस प्रकार ये जो भावशून्य विचारों का वर्णन साहित्य में उसकी जो विशिष्ट उपाधि से उसे वंचित कर देता है। दर्शन, नीतिशास्त्र या उपदेश ग्रंथ का
जो रूप है वो प्रदान करने के लिए इस बुद्धि तत्व या विचार तत्व की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि जिस तरह विचार तत्व भाव तत्व को भाव तत्व को निरीभावुकता या निरर्थक प्रलाप होने से बचाता है, उसे आधार भूमि प्रदान करने में, उसे व्यवस्थित बनाकर अभिव्यक्ति क्षम और संप्रेषणीय बनाने का जो काम है या कार्य है वो यही तत्व करता है। भाव तत्व विचार तत्व को शुष्क और प्रभावशाली बनाने के लिए इस तत्व की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निरंकुश भावाभिव्यक्ति मात्र प्रलाप बन सकती है, साहित्य नहीं। वैसे ही मात्रा विचारों की अभिव्यक्ति बोझिल पांडित्य प्रदर्शन मात्र बन जाता है, साहित्य नहीं। इसी कारण भाव और विचारों का तादात्म्य साहित्य के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार साहित्य के अंतर्गत भावों का विचारों का होना आवश्यक है, उन दोनों का तादात्म्य साहित्य के लिए आवश्यक है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।